हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस चैप्टर में एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर एटॉमिक मॉडल है जो हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब सेकेंड इसमें जो टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट इज क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़िए तो एटलीस्ट ये 4 टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर के नीट जेई के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको 95% जो क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो आप सबसे पहले जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िए, रिवीजन करिए, सबसे पहले इन 4 टॉपिक को आप कवर करिए। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है क्वांटम नंबर के बारे में। बट क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये टर्म्स क्वांटम नंबर्स जो है होते हैं वो आए कहाँ से। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने बोर मॉडल अच्छे से पढ़ लिया है। तो बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है। ये लोग तो सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल होता है। ये पहले डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल्स है। प्रॉब्लम वहां से आती है जब डी ब्रॉगली ने एंड हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, उसके पास पार्टिकल तो होता ही है, वो वेव नेचर भी शो करता है। और डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग में हम लोग ने यही देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वेव होता है। अब वेव को न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से आप ऑर्बिट में या किस तरह से आप बता सकते हो, क्योंकि वेव जो होता है वो तो 3 डायमेंशनल में होगा। मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है तो 3D में मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में क्या होगा, वेव होगा। तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बट दो साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली के इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है। और वेव तो 3D में मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दोनों में। तो यहाँ तो डी ब्रॉगली जो थे, हम लोग ने जो पढ़ लिया, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरह का क्या होता है, वेव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है। और वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल में न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन हम नहीं बता सकते, एक तरह से हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। बट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर होगी, इस तरह से हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर एक आता है टर्म क्वांटम। तो यहाँ पर इनके बाद जो आते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज। ठीक है, जैसे आपने फोटॉन पढ़ा था, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटम मतलब होता है बहुत छोटी छोटी चीज, मतलब स्मॉल पैकेट तरह से बोल सकते हो। तो ये इन सब के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेव होते हैं। तो साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करते हुए, तो उनमें से एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन के वेव की इक्वेशन दिया। इससे पहले आप लाइट का इक्वेशन था, ठीक है, रेडिएशन कोई भी, उसका भी इक्वेशन पता था। बट इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन किसी ने दिया, तो सबसे पहले जिसने दिया उनका साइंटिस्ट का नाम था श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन उन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन उन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉन का वेव का एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है, बस थोड़ा सा जान लेना है कि वो इक्वेशन क्या था। तो यहाँ से जो था, ठीक है, डी जाई स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, डी इस तरह से, प्लस यहाँ से डी त्रिशूल जैसा होता है, स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से
इस तरह से स्क्वायर अपॉन क्या डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन क्या होता है यहाँ पर एच स्क्वायर और यहाँ पे ई माइनस बी और इक्वल टू 0। तो ये श्रोडिंगर साहब ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन के वेव का इक्वेशन दिया और इन्होंने ये बताया क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी वेव होता है, मतलब एक तरह से प्रोबेबिलिटी वेव होता है। किसने बताया? श्रोडिंगर साहब ने। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो जाई होता है त्रिशूल जैसा जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? जाई बोलते हैं। तो ये त्रिशूल जैसा सिंगल है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो स्क्वायर होता है इसका मीनिंग निकलता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जाई जो स्क्वायर होता है वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, ये इनका इक्वेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन में श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन पूछ लेता है क्या होगा, तो आप ये इक्वेशन को बस ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करने की इधर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जेईई नीट में, वो आगे आएंगे एमएससी में जब करोगे एमएससी बीएससी तो वहां पर इसको आएंगे। बट यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन था। इसमें जो टर्म है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जाई जो होता है ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, तो जाई स्क्वायर होता है वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब सारे इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया, हमें नहीं सॉल्व करना, अपने को नहीं सॉल्व करना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे बस जानना है कि इसका सोल्यूशन क्या आया था। इनके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इनका सोल्यूशन क्या आया था। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। ये 3 डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव को, और यही 3 वेरिएबल जो रिप्रेजेंट करते हैं, यही जो 3 वेरिएबल हैं रिप्रेजेंट क्या करते हैं 3 क्वांटम नंबर, 3Qn नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में जो क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं, तो 3 जो यहाँ से मिले थे, तो पहला क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद l, उसके बाद m, और चौथा जो आता है स्पिन क्वांटम नंबर s से। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं वो बताते हैं इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 वेरिएबल है वो 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। फोर्थ जो क्वांटम नंबर है स्पिन, वो बाद में आया था, डिस्कवर हुआ था। तो हमें टोटल 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। हर क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। तो इसका सॉल्यूशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं उसमें 3 वेरिएबल होते हैं और 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, फोर्थ वाला बाद में डिस्कवर हुआ था। तो हमें टोटल 4 क्वांटम नंबर को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ पहले क्वांटम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 हम चारों को पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ 4 नंबर, set of 4 numbers that is n, l, m and s। ठीक है, set of 4 numbers which decide the position of electron inside the atom, inside the एटम। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, 4 नंबर का एक ग्रुप होता है। ठीक है, 4 नंबर कौन कौन से हैं, तो 3 तो वेरिएबल हमें श्रोडिंगर से मिला था, और 4th जो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये 4 वेरिएबल्स हो गए।
ठीक है, 4 नंबर्स हो गए जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे कहाँ पर होगा। इसको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का हमें पोस्टल एड्रेस पता करना है कि वो रहता कहाँ पर है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि वो किस कंट्री में रहता है, ठीक है। अब कंट्री पता हो गया, उसके बाद हमें उसका सिटी पता होना चाहिए कि उस कंट्री के कौन से सिटी में वो रहता है, ठीक है। 2 नंबर, वो 2 चीज हो गए, 2 नंबर। अब उसके बाद हमें उसका एरिया पता होगा, कौन से एरिया में वो रहता है, और उसके बाद अगर हमें उसका अगर हाउस नंबर पता चल जाए तो हम प्रॉपर उस बंदे तक पहुंच सकते हैं, उसका पोस्टल एड्रेस हम पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, जो कंट्री है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सिटी है वो रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, और जो उसका एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड उसका जो हाउस नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, हमें अगर पता करना है कहाँ पर है, तो ये चारों अगर हमें पता है तो हम उस इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या हमने सीखा कि इट इज सेट ऑफ 4 नंबर which decide the probability of electron inside the atom, या तो ऐसे बोल दो, या फिर जैसे लिखा है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। तो यहाँ पर हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर है। सबसे पहला जो है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन हमें पढ़ना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, जब मैं इंडिविजुअली इसको पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा आप कितने नाम हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से करते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं एम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज, ठीक है, लास्ट जो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं इसको एम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई, स्मॉल एस या फिर एम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमें 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। हम इस लेक्चर को, क्वांटम नंबर के लेक्चर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और उस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे कि जेईई नीट में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वांटम नंबर से आए हुए हैं, तो वो सेकेंड पार्ट क्वांटम नंबर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो अभी तक हमने क्वांटम नंबर पढ़ लिया, क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। सबसे पहला हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सेल in which इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ठीक है। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये तो हमें पता ही है। सबसे पहला हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है, एन सेल होता है, या यू बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है एन इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट है एन इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट है एन इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट है। तो के एल एम एन ये सेल होते हैं, इनको हम क्या बोला जाते हैं, सेल को जानते हो आप लोग, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। सेल तो बस यही 4 आपने सुना है, के एल एम एन। ऑर्बिट क्या है, अगर 4 से ज्यादा हुआ तो उसको 5th ऑर्बिट, 6th ऑर्बिट, 7th ऑर्बिट, इस तरह से। तो ऑर्बिट इनफाइनाइट पॉसिबल है, ठीक है। तो पहला ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4 सेल है, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, कौन से सेल में है, इसकी बात बताता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन के सेल में है, एल सेल में, एम सेल में या फिर एन सेल में। कैसे बताता है वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो
पहला जो पॉइंट हो गया कि ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पोजीशन ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, सेल के बारे में बताता है। अब इसी को दूसरे टर्म बोल सकते हो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हो कि ऑर्बिटल का साइज के बारे में बताता है। दूसरा यूं बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन m सेल में होता है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी कम है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n सेल में होता है, इसकी डिस्टेंस क्या है, m के कंपेयर में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये भी बोल सकते हो, ये सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी ऑफ सेल के बारे में भी बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये 4 नॉलेज हमें देता है, सबका मिला जुला के बात एक ही है। पोजीशन ऑफ सेल बताता है, या यूं बोल सकते हो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है, या फिर यूं बोल सकते हो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर सेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आपको अच्छे से पता है कि n इक्वल टू मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है एंड फोर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये अपना k सेल होता है, ये l सेल होता है, m सेल होता है और ये क्या होता है, n सेल होता है, ये चीज पता होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए k l m n में किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ऑर्बिट या जो सेल न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पे होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे जितना कम अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी जो होता है ऑर्बिटल्स का या फिर सेल का या फिर ऑर्बिट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं k l m n इन सेल में या ऑर्बिट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये हो गया आपका एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा n का होगा, फिर m का होगा, फिर l का होगा, सबसे कम किसका होगा, k का होगा। अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी ऐसा ही है, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी यही ऑर्डर होगा, जो n में है उसकी साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो जो सेल जितना दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है सब पॉइंट, कि न्यूक्लियस से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक n सेल में एक m सेल में है, तो आपसे पूछा जाए किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो n में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस से ज्यादा है, और m में जो होगा उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। तो सारे मिला जुला के पॉइंट एक ही है और ये सब अपने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे आपने सिर्फ ये पढ़ा कि साइज ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ ऑर्बिटल के साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और वहां पे जो ऑप्शन दिया हो इन दोनों में देखे कुछ इस तरह का ऑप्शन बना दे कि ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ज्यादा है, फिर वहां पर आपको क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सारे पॉइंट पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में हमें क्या क्या बताता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने। तो बच्चों अपना जो सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल, इसके टोटल 4 नेम है। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्साइडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो सेकेंड क्वांटम नंबर है हमें बताता क्या है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है, या फिर यूं बोल सकते हो कि ये सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, सबसेल के बारे में बताता है। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। तो सबसेल कौन कौन से, एस होता है, पी होता है, डी होता है एंड एफ सबसेल होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस पी डी एफ इतने सबसेल होते हैं और इन्हीं के सेट के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, जो एस होता है इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है। और डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और लास्ट जो एफ सबसेल बना, इसमें टोटल कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अभी से माइंड में रख के चलिए कि एस सबसेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें आगे हम लोग बात करेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ लिया कि वो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सेल के बारे में बताता था। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, या यूं बोल सकते हो कि ये सबसेल के बारे में बताता है। और सबसे टोटल 4 होते हैं, एस पी डी एफ। एस में 1 ऑर्बिटल्स, पी में 3, डी में 5 एंड एफ में कितने, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एल जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ एल जो होता है 0 से लेके एल और यहाँ से n-1 तक होता है, ठीक है। n क्या है, वही ऑर्बिट है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, चलिए लीजिए n इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ऑर्बिट लिख दिया, n की वैल्यू, ऑर्बिट तो 0 तो होता नहीं है, तो ऑर्बिट 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर l की वैल्यू अगर हम निकालें इसकी, तो अगर n इक्वल टू है ना, तो l की कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए इसमें रखिए, एक तो 0 हो गया, अब n की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हुआ। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, पहली बात। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की कितनी वैल्यू होगी, तो देखिए एक तो 0 हो गया, और एक 2 - 1 करेंगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू कितना है, 3 है, तो एक तो 0 होगा, दूसरी यहाँ पर जो है n-1 है, तो 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 0 और 2 के बीच में क्या, 1 भी आएगा। तो l की टोटल 3 वैल्यू होगी, n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और अगर n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। कैसे, देखो एक तो 0 हो गया, अब 4 - 1 तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 0 एंड 3 के बीच में और कितने पॉजिटिव इंटीजर है, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा। तो यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसी तरह से अगर 5 मान लो सपोज होता तो l की वैल्यू टोटल 5 होंगी। कैसे, एक तो 0 हो गया, अब 5 - 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और 0 और 4 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। बात समझ में आई। तो n की वैल्यू अगर आपको पता है तो l की वैल्यू भी बता सकते हो। इसमें बहुत अच्छा आता है, जैसे मान लो आपको पूछे कि थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, तो थर्ड ऑर्बिट में सबसेल कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए 3 सबसेल है ना, ठीक है। सीधे सीधे एक फॉर्मूला ही बन गया, जैसे बोल दे टोटल नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है, इन थर्ड ऑर्बिट। तो अगर जितने जो ऑर्बिट बोलेगा उतने ही क्या होंगे, सबसेल होंगे। फोर्थ ऑर्बिट बोले, देखिए 4 सबसेल आ रहा है, 1 2 3 4। फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, देखिए 4 है, 1 2 3। फिफ्थ ऑर्बिट में टोटल कितने हैं, 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितने ऑर्बिट होते हैं उतने ही उसमें क्या होंगे, सबसेल होंगे। बात क्लियर होगी। अब यहाँ से ये तो हो गया वैल्यू ऑफ एल से रिलेटेड। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जाननी है आपको, ठीक है, जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर एस सबसेल है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं सबसेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एल की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर उसका शेप मैं बता दे रहा हूँ। शेप, हालांकि शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया लेते चलिए। तो 4 सबसेल है, आपको पता है, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है, ठीक है। तो इन सब के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो याद कर लीजिए एस सबसेल होगा तो चाहे जो भी एस हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 100s हो, कोई भी एस हो, एल की वैल्यू हमेशा एस के लिए क्या होगी, 0 होगी। पी है तो इसके लिए वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। डी है तो इसके लिए एल की वैल्यू हमेशा 2 होगी। एफ है तो एल की वैल्यू 3 होगी। एस सबसेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है।
पी सबसेल का शेप जो होता है वो डम्बल शेप होता है, डी का जो होता है वो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल शेप होता है। और इसका क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसका शेप जो है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे 8 फोल्ड होते हैं। स्फेरिकल का मतलब आपके दिमाग में आ रहा है इस तरह से होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा इस तरह से, 3 डायमेंशनल होगा। डम्बल शेप का मतलब है कुछ इस तरह से होता है। हम लोग आगे बात करेंगे ये सब पूरा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल का एक अलग से ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा आइडिया लेते चलिए कि एस सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप होता है, डी का डबल डम्बल शेप होता है, एंड एफ का शेप डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और वो जेईई नीट में अपने को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। और डबल डम्बल का मतलब इसमें टोटल, इसको लोब बोलते हैं, ठीक है, 2 लोब है। और अगर डबल डम्बल है जिसमें टोटल 4 लोब हो जाएंगे इस तरह से, अब इस तरह से हो जाएंगे तो इसमें टोटल कितने 4 लोब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम शेप ऑफ ऑर्बिटल में बात करेंगे। अभी बस इतना जानना है कि एस का शेप कैसा होता है, ये होता है, पी का कैसा होता है, डी का कितना होता है, और एफ का तो डिफाइन ही नहीं है। और मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर एस सबसेल है तो एल की वैल्यू 0, पी है तो 1, डी है 2 और एफ है तो 3 होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो 2p, ठीक है, 2p सबसेल लिखा है, पूछे बताइए एल की वैल्यू कितनी होगी। तो पी के लिए आपको पता है एल की वैल्यू बिना कुछ सोचना नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एल की वैल्यू मुझे तो आपको सबसेल बस देखना है, तो एल पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 1। अगर मान लो यहाँ पे 5p होता, पूछे एल की वैल्यू कितना है, तो पी सबसेल देखा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो एल की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। अगर आपसे 3d दिया, पूछे एल की वैल्यू कितनी है, तो आपको बस सबसेल देखना है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अगर यहाँ पे 4f लिखा होता है, एल की वैल्यू f के लिए कितनी होती है 3 होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोई आपको सबसेल दे देगा, पूछेगा बताओ इसकी n की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पे, l की वैल्यू पे। तो ये चीज बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आपको फोकस रखना है, याद ही रखना है। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, ठीक है। पॉइंट अभी भी मैंने बताया था, उस पॉइंट को लिख लेते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेल पूछे आपसे, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे। सबसेल मतलब कौन से होंगे, एस पी डी एफ, ये सबसेल होते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। सेल क्या होते हैं, के एल एम एन, ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो आपसे पूछे कि किसी भी सेल में पूछे कि नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, सीधा सा आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर ही नंबर ऑफ सबसेल होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल दो या फिर नंबर ऑफ सेल बोल दो, ठीक है। एक तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस पे फॉर्मूले का कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन फोर्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं। तो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग सीधा सा आपको पता है जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे वही उतने नंबर ऑफ सबसेल होंगे। तो आंसर तो आपको फटाक से क्या मिल गया, आंसर क्या होगा, 4 सबसेल होंगे, ठीक है, 4 सबसेल होंगे। जितना ऑर्बिट होगा वही उतने नंबर ऑफ सबसेल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट के ही बराबर होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन फोर्थ ऑर्बिट, 4 सबसेल हो गया, नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपको नहीं पता है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि वैल्यू ऑफ एल जो था उसका मैंने रेंज क्या लिखा था, 0 एल और यहाँ से n-1, यही था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या फोर्थ ऑर्बिट दिया है, मतलब n इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो l की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो 0 हो गया, ठीक है, और n की वैल्यू 4 दिया, 4 - 1 क्या हुआ 3 हो गया। तो 0 3 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा है, एक 1 है एक 2 है, तो टोटल देखिए 4 वैल्यू आ रही है। तो यही तो सबसेल होते हैं। l की वैल्यू 0 मतलब s सबसेल, l की वैल्यू 1 मतलब p सबसेल, l की वैल्यू 2 मतलब d सबसेल और l की वैल्यू 3 का मतलब f सबसेल। टोटल क्या है, फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल है,
बात समझ में आई। इसी तरह से बोलता है थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल है, तो 3 सबसेल है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो भी याद होने चाहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को घुमा कैसे बोल देता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन एक क्वेश्चन और बोल दे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल इन एम सेल, कि एम सेल में टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एम सेल का मतलब वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। ठीक है, के एल एम, तो मतलब एम सबसेल मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो फटाफट, 3 हो जाएगा, 3 सबसेल हो जाएंगे। वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये एस पी और डी, तो 3 सबसेल होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत सारे आएंगे, तो आपको जब 2-3 बार ये पढ़ोगे तो दिमाग में पूरा सेट होगा। और कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते बिना न्यूमेरिकल के, बिना उस पर क्वेश्चन किए आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में पूछे कितने नंबर ऑफ सबसेल है, तो वो जितना ऑर्बिट आंसर बोलेगा वही उतने सबसेल है। ठीक है, ये रहा शॉर्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से, और ये रहा जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से कौन कौन से सबसेल होंगे ये भी आप इससे बता सकते हो। क्लियर है बच्चा लोग। तो यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला है हमें ये नोट करना है कि अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो सीधा सा आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, या तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर दो, ठीक है, या फिर अंडर रूट एल एल प्लस 1 और यहाँ से एच क्रॉस। आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि एच क्रॉस का मतलब होता है, एच क्रॉस का मतलब यही एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो एच अपॉन 2 पाई के प्लेस पे मैंने एच क्रॉस रख दिया। ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, अंडर रूट एल एल प्लस 1 और अंडर रूट के बाहर एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 को पाई को भी एच क्रॉस बोलते हैं, अभी 2019 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोल दे कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4p ऑर्बिटल में जो है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो यहाँ पे आपको सीधा सा यहाँ पे सबसेल देखना है। 30 सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये तो पता ही है, बस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 और एच अपॉन यहाँ से 2 पाई। तो आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो तो बस यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो ना कि एच अपॉन रूट 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 इससे कट गया तो एच अपॉन इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपको क्या आंसर दिया होगा, रूट 2 एच क्रॉस, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। तो ऑप्शन में से आपको कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पता होता है, ऑप्शन को बस थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता, और रन आप दे दे तो और दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका आंसर ये निकाल के बैठे रहोगे। ठीक है, यहाँ तक तो मे भी हो सकता है कम ही लोग सोचोगे, तो थोड़ा सा ये सब भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल का हम एंगुलर मोमेंटम निकालने तो बस एल की वैल्यू आप ध्यान रखना कि मैंने जो बताया हुआ है कि एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू 3। ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो इस फॉर्मूले से। क्लियर है बच्चा लोग।
तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा और उसके दो टाइप्स पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। और बाकी जो दो टाइप्स हैं और प्रीवियस ईयर में जो जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं क्वांटम नंबर टॉपिक से, वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का सेशन का कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्वांटम नंबर पार्ट 2 में।